नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। बड़ी खबर बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त की करौली हिंसा में बड़ी अपडेट है। कोर्ट ने 6 और आरोपियों को जेल भेज दिया है। रिमांड के बाद 22 अप्रैल तक के लिए इन्हें जेल भेजा गया है। अब तक 22 आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। पुलिस को कई संदिग्धों की अब भी तलाश है। बड़ी खबर इस वक्त की करौली हिंसा में बड़ी अपडेट। 6 और आरोपियों को भेजा सलाखों के पीछे, 6 और आरोपियों को भेजा जेल। 22 अप्रैल तक के लिए रिमांड के बाद इन्हें जेल भेजा गया है। 22 आरोपी सलाखों के पीछे अब तक। पुलिस को अब भी कई संदिग्धों की तलाश है। बड़ी खबर करौली हिंसा पर अपडेट है। हिंसा को लेकर लगातार गिरफ्तारियां हो रही है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है, लगातार दबिश दे रही है, गिरफ्तारी कर रही है। 6 और आरोपियों को आज कोर्ट ने जेल भेज दिया है। रिमांड के बाद इन्हें 22 अप्रैल तक के लिए जेल भेजा गया है। कई संदिग्धों की अब भी तलाश की जा रही है। धर्मेंद्र शर्मा मेरे सहयोगी करौली से सीधा जुड़ गए हमारे साथ। धर्मेंद्र, 6 और आरोपी सलाखों के पीछे। जिन 6 आरोपियों को बीते दिनों गिरफ्तार किया गया था, उन्हें 2 दिन के पुलिस रिमांड के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 22 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मैं बताना चाहूंगा, अब तक पुलिस ने जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही जो वीडियो सामने आए थे, उन वीडियो में जो लोग मौजूद हैं उन लोगों की पहचान करा रही है, जिससे अन्य जो उपद्रव में लोग शामिल थे उनकी पहचान हो सके, उनकी शिनाख्त हो सके और उनकी गिरफ्तारियां की जा सके। जी सुमित। धर्मेंद्र, दबिश अब भी दी जा रही है, कई संदिग्धों की अब भी तलाश की जा रही है। कितने लोग और ऐसे जो पुलिस के रडार पर हैं? देखिए सुमित, बताना चाहूंगा, इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने लगातार दबिश दे रही है। एसआईटी की टीम गठित की जा चुकी है, जो लगातार जांच कर रही है। जहां जहां वीडियो में जगह दिखी है उन जगहों की जाकर पहचान कर रही है। साथ ही अब तक 105 लोगों को पुलिस ने पाबंद किया गया है डिटेन करने के बाद। साथ ही लगभग बताया जा रहा है कि 40 से 50 लोग और पुलिस ने चिन्हित किए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है और लगातार गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। जी सुनिए। इनसे पूछताछ में कुछ और लोग रडार पर हैं टीम के, एसआईटी के? जी बिल्कुल। जब जब लोगों की गिरफ्तारी, जो आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, पुलिस उनसे वीडियो के फुटेज के आधार पर, जो वीडियो फुटेज उस समय तोड़ फोड़ के वायरल हुए थे या पुलिस मोबाइलों में जो बने थे, उन वीडियोज में जो लोग दिखाई दे रहे हैं उन वीडियोज की पहचान कराई जा रही है। साथ ही जो लोग नाम पूछताछ में सामने आ रहे हैं, उन नामों के आधार पर भी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। जी अब करौली की स्थिति क्या? करौली अब पटरी पर लौटने लगी है। हालात कैसे वहां पर? आम जनजीवन कैसा वहां पर? स्थिति क्या ये माना जाए सामान्य होने लगी है? जी सुमित, बिल्कुल। देखिए, बताना चाहूंगा, लगातार 2 तारीख से क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है और जब से कर्फ्यू यहाँ लागू हुआ है कोई भी अप्रिय घटना की समाचार नहीं मिले हैं। हालांकि बीते 5 दिनों से लगातार कर्फ्यू में ढील दी जा रही थी और वो कर्फ्यू की ढील आज बढ़कर 8 घंटे की हुई। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई और इस दौरान जो तमाम तरह के बाजार हैं, तमाम तरह की दुकानें हैं, खोली गई हैं। लोग काफी मात्रा में बाजारों में आए, उन्होंने खरीदारी की है। इस ढील के साथ मैं बताना चाहूंगा, क्षेत्र में अब शादी विवाहों का दौर भी शुरू हो चुका है। तो जैसे ही ढील मिली, जो जिन घरों में शादी विवाह है वो लोग अपने सामान खरीदने के लिए बाजारों में आए। साथ ही दुकानदारों ने भी राहत ली, क्योंकि शादी विवाहों की तैयारियों को लेकर उन्होंने काफी पहले से सामान बुक करा लिया था और दुकानों में सामान भरा हुआ था। साथ ही बताना चाहूंगा कि आज शाम 4 बजे बाद इंटरनेट सेवा भी जिले मुख्यालय पर जो है बहाल कर दी गई है। इंटरनेट सेवा बहाल होने से सबसे बड़ी जो सुविधा मिली है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मिली है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की अंतिम तिथि का दौर चल रहा था, कई एग्जाम्स जो हैं उनकी आवेदन की तिथियां चल रही थी। साथ ही जो ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले छात्र हैं उनको परेशानियां हो रही थी। इसके साथ ही ई-मित्र सेवा बंद पड़ी थी, या फिर सरकारी योजनाओं का जो लाभ लेने वाले लोग हैं उनको भी काफी परेशानियां आ रही थी। सरकारी योजनाओं में नामांकन बंद पड़े थे, लर्निंग लाइसेंस है, परमानेंट लाइसेंस है, उनका काम भी बंद पड़ा हुआ था। तो आज इंटरनेट सेवा बहाल होने से काफी लोगों को मदद मिली है। जी सुमित। अच्छा धर्मेंद्र, एक तो आप अपने पीछे की कुछ तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सन्नाटा अब भी पसरा हुआ नजर आ रहा है आपके पीछे। और दूसरा धर्मेंद्र ये भी बताइए कि यहाँ पर जो दफ्तर जाने वाले लोग हैं,
उनके लिए किस तरह से रियायत दी गई है, वो लोग किस तरह से ऑफिस पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, कर्फ्यू में ढील तो दी जा रही है, लेकिन आम जनजीवन से, आप आम लोगों से यहाँ आपकी बात हुई होगी, वो लोग क्या कह रहे हैं? क्या अब भी कुछ तनाव है? तरह से तस्वीरों में देख सकता है कि जैसे ही 5 बजे बाद कर्फ्यू में ढील बंद कर दी गई थी, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं जिस जगह खड़ा हूँ, ये सिनेमा हॉल की गली क्षेत्र कहलाता है। यहाँ दोनों तरफ गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। पुलिस के जो लोग हैं वो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ गश्त कर रहे हैं, तैनात हैं। और साथ ही बताना चाहूंगा कि देखिए, लोगों से हमारी बात हुई, उन्हें जो राहत मिली है उस राहत पर काफी जो है संतोष व्यक्त किया है। और लोगों का कहना है कि जैसे जैसे राहत बढ़ेगी उनको भी सुविधाएं मिलेंगी। और लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ये कर्फ्यू खत्म हो और उनकी जो दिनचर्या है वो फिर से शुरू हो सके। कई त्योहार नजदीक हैं धर्मेंद्र, और उनको लेकर प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? पुलिस जाब्ता और बढ़ाया जाएगा, मुस्तैदी और बढ़ाई जाएगी? जी सुमित, देखिए जिस तरह से माहौल है अभी, आप पूरे राजस्थान में धारा 144 अधिकतर जिलों में लगाई गई थी। और वो इसी एहतियात के तौर पर लगाई गई थी कि किसी भी धार्मिक या आयोजनों पर किसी प्रकार की उन्माद या कोई उपद्रव नहीं हो, इसी की एहतियात के तौर पर लगाई गई थी। और करौली में भी 21 पॉइंटों पर पुलिस बल तैनात है। साथ ही लगातार जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी शहर में कैंप कर रहे हैं और लगातार मोबाइल पार्टियां जो है गश्त करके सुरक्षा के इंतजाम कर रही हैं। जी सुनिए। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ करौली से सीधा जुड़े, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे। शांति बनी हुई है, तनावपूर्ण शांति से कहा जा सकता है। लोग अब घरों से बाहर निकलने लगे हैं, कर्फ्यू में ढील दी गई है, अब इंटरनेट सेवाएं भी बहाल कर दी गई है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कल करौली जाएंगी। प्रभावित इलाकों का दौरा कर सकती हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। करौली सांसद मनोज राजौरिया भी उनके साथ करौली पहुंचेंगे। जिला प्रशासन से हालात का फीडबैक भी पूर्व मुख्यमंत्री लेंगे। कल करौली जाएंगी पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। प्रभावित इलाकों का दौरा पूर्व मुख्यमंत्री कर सकती हैं। मनोज राजौरिया, करौली सांसद, भी उनके साथ इस दौरान मौजूद रहेंगे और फीडबैक पूर्व मुख्यमंत्री जिला प्रशासन से हालात का ले सकती है। करौली हिंसा अपडेट। करौली हिंसा को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और करौली हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़, किरोड़ी लाल मीणा, गुलाब चंद कटारिया समेत 18 सदस्य प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर से मुलाकात की। इन नेताओं ने कहा कि गहलोत सरकार हिंसा के लिए जिम्मेदार है। असली गुनहगारों को बचाया जा रहा है जबकि निर्दोषों को फंसाया जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी चुपचाप इस नादिरशाही को अब बर्दाश्त नहीं करेगी। आज भी करौली के अंदर इतना बड़ा अत्याचार होने के बाद और पूर्व सुनियोजित घटना रही, ये मैं नहीं कह रहा, वहां के एसएचओ ने कहा, हमें वहां के व्यापारियों ने कहा कि हम आपको जगह बता सकते हैं कि हमारी दुकान लूटने वाले कौन कौन हैं और हमारी दुकान से लूटा हुआ माल कहां हो सकता है। हमने वहां एसपी और वहां के आईजी को ये कहा कि आप इनसे नाम लें और जाकर एक बार देखें तो सही। कोई कार्रवाई नहीं। ये कार्रवाई ये सारी सिद्ध कर रही है कि वहां अब न केवल लोग पलायन को मजबूर होंगे बल्कि वातावरण, करौली का वातावरण पूरे राजस्थान को दूषित करेगा। इसलिए आज हमने ज्ञापन के माध्यम से मोटी मोटी बात कही है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि करौली में लोगों का पलायन हुआ है। 195 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ढोली खार, जहाँ मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वो खाली कर दिया, पलायन कर गए। ये बात सही है, पलायन करने के बाद वो दूर करौली शहर में बस गए, लेकिन उनके जितने भी मकान थे, हवेली थी, दुकान थी, सब पर कब्जा हो चुका है। मीडिया वाले चाहे तो देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। और इस आगजनी की, लूटपाट की, दुकानों की घटना के बाद 7 लोग अभी 3 दिन पहले पलायन कर गए, जिसमें 2 लोग बाड़ी के थे। वो छोड़कर करौली को बाड़ी चले गए।
एक और जहां बीजेपी करौली कांड पर हमलावर है, वहीं गहलोत सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ना तो देश से मतलब है और ना धर्म से है। बीजेपी तो खुद प्रदेश की दुश्मन बनी हुई है और वो प्रदेश में माहौल बिगाड़ना चाहती है। ना देश से मतलब है, ना धर्म से मतलब है, ना राम से मतलब है, ना सभ्यता और संस्कृति से मतलब है। बीजेपी तो खुद प्रदेश की दुश्मन हो रही है राजस्थान की। मैंने ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी देखी है जो राजस्थान का माहौल बिगाड़ना चाहती है। आप मुझे बताइए, राम जी की कृपा देखिए आप, रामनवमी को एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि सरकार अलर्ट मोड पे आ गई और लोग अलर्ट हो गए कि बीजेपी वालों से सावधान हो जाओ, दंगा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो जहाँ दंगा होता है वहाँ मान लो झगड़ा हो गया हिंदू मुसलमानों में, तो दुकान का नुकसान, मकान का नुकसान और केसबाजी हिंदू मुसलमानों में आपस में हो जाती है, उसी मोहल्ले वालों में। बाद में उनमें कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और आज मैं आपसे कह रहा हूँ, बीजेपी जिस रास्ते पर चल निकली है, थोड़े दिन कल रामनवमी की यात्राएं निकली, बीजेपी ने कोशिश कर ली, सब जगह मुसलमान फूल बरसा रहे थे, किसी हिंदू मुसलमान झगड़ा साफे बांध रहे थे, पूरे राजस्थान में शोभा यात्रा निकली। और बीजेपी का पाप देखो, बीजेपी के लोग पूरे राजस्थान में माहौल बना रहे थे, 144 लगा दी, राम जी की यात्रा रोक दी। राम जी हमारे हैं, बीजेपी के नहीं है। करौली हिंसा मामले को लेकर धर्म और सामाजिक संगठनों के एक डेलीगेशन ने करौली का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी। 8 संगठनों की ओर से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल ने करौली मामले पर पुलिस लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए। डेलीगेशन ने कहा कि करौली मामले में समय रहते पुलिस एक्शन लेती तो हालात इतने खराब ना होते। मौके पर पुलिस और प्रशासन में सामंजस्य नहीं था। रैली को जो रास्ता बताया गया था, कलेक्टर ने जो फिक्स किया था, उसको पुलिस ने पूरी तरह से उसको फॉलो नहीं। हमारा ये मानना है कि जब इंटेलिजेंस ने पहले ही ये शंका जाहिर कर दी थी कि यहाँ पर इस तरह की घटना हो सकती है, तो पुलिस ने, मैं प्रशासन की बात नहीं करता, पुलिस ने जो है ना इसको पूरी तरह से अपनी कंट्रोल नहीं किया। कि उनकी घटनाओं से चंद कुछ लोगों के ऐसे सोच के कारण से बहुत बड़ा नुकसान होता है। करौली में हमने देखा 52 दुकानें जली हैं और कुछ घायल भी हुए हैं। और उसके अलावा भी आप देखेंगे अमन चैन खत्म हुआ है। हमारा मकसद था वहाँ जाने का कि अमन चैन कायम हो, भविष्य में कभी भी ऐसी घटना दोहराई नहीं जाए कहीं भी, न केवल करौली बल्कि कहीं भी ऐसी घटना दोहराई नहीं जाए। जांच कराने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो स्टाफ और एसपी वहाँ पर तैनात हैं उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि उनकी मौजूदगी में फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता। और जैसलमेर से बड़ी खबर आ रही है। हेलेना मिसाइल का परीक्षण चांदन फायरिंग रेंज में परीक्षण किया गया। एयर टू ग्राउंड फायरिंग टेस्ट में यह परीक्षण हुआ। स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर से सफल परीक्षण किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की, परीक्षण के दौरान सेना, एयरफोर्स और DRDO के अधिकारी भी मौजूद रहे। दुश्मन के छद्म टारगेट को हिट कर अचूक साधा निशाना। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना की भागीदारी के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलेना का उड़ान परीक्षण किया गया। जैसलमेर से श्रीकांत मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। श्रीकांत, हेलेना मिसाइल का परीक्षण, इसकी खासियत क्या, किस तरह से परीक्षण किया गया? सुमित, मैं आपको बता दूं कि हेलेना मिसाइल का जो है वो जैसलमेर की चांदन फील्ड फायरिंग रेंज में आज परीक्षण किया गया है। एयर टू ग्राउंड फायरिंग जो टेस्ट है वो इसका किया गया है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रही है कि स्वदेशी ALH हेलीकॉप्टर जो है उसके द्वारा इसका सफल परीक्षण हुआ है। परीक्षण के दौरान सेना, एयरफोर्स और DRDO के कई बड़े अधिकारी जो है वो मौजूद रहे। और बात करें तो इसकी कई विशेष खासियतें हैं, जिनमें से एक है दुश्मन के सदम जो टारगेट होते हैं उसे हिट कर अचूक जो है वो निशाना साधता है। और विशेष सूत्रों की अगर माने तो इसको लेकर जब ये सफल परीक्षण हो गया है, विशेषज्ञों ने जो है एक दूसरे को बधाई दी है। DRDO के जो है वो अधिकारी वहां पर मौजूद रहे, सेना के और एयरफोर्स के अधिकारी जो है
वो भी तैनात रहे। लंबे समय से जो है वो विभिन्न परीक्षण जैसलमेर की धरा पर हुए हैं। वैसा ही गौरवान्वित पर आज फिर जैसलमेर के लिए और पूरे देश भर के लिए है कि हेलेना मिसाइल का जो है वो सफल परीक्षण हुआ है। एयर टू ग्राउंड फायरिंग का जो ये टेस्ट था वो आज हुआ, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक विशेष उत्साह और गौरवान्वित जो पल है वो देखने को मिल रहे हैं। जी सुमित। अच्छा श्रीकांत, एक खास बात ये भी कि स्वदेशी हेलीकॉप्टर से इसका परीक्षण किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो टीन आपको दिखा रहा है, मैं मेरे दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि ये गौरवान्वित करने वाले पल है। तो क्योंकि जो टेक्निक है अब जिस तरह अपग्रेड हो रहा है, भारत जो है वो खुद के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही जाती है, बार बार पीएम मोदी कहते हैं, तो वो भी साफ देखने को मिले हैं। ठीक है, शुक्रिया श्रीकांत तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर। भरतपुर में खूनी संघर्ष हुआ है। खबर है भरतपुर से, बड़ी खबर भरतपुर से, जहां खूनी संघर्ष हुआ। पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। यहां पर दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। तोड़फोड़ के बाद हवाई फायरिंग भी की गई। पथराव और फायरिंग के बाद यहां पर दहशत का माहौल है। पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोमका का ये पूरा मामला। बड़ी खबर भरतपुर से, खूनी संघर्ष भरतपुर में। दो पक्षों में पथराव हुआ, फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग भी की गई, तोड़फोड़ की गई। पथराव और फायरिंग के बाद अब इलाके में दहशत। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। क्यों ये रंजिश हुई, क्यों ये खूनी संघर्ष हुआ, अब हर चीज को बारीकी से पुलिस जांच कर रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही है। खूनी संघर्ष भरतपुर में। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सोमका में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। दो पक्ष आमने सामने हो गए। इसके बाद पथराव किया गया एक दूसरे पर, तोड़फोड़ की गई और हवाई फायरिंग भी की गई। पथराव और फायरिंग के बाद लोग दहशत में हैं। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बड़ी खबर है टीवी स्क्रीन पर भरतपुर से। दो पक्षों में पथराव हुआ है, खूनी संघर्ष हुआ है, हवाई फायरिंग की गई। कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन बताया जा रहा है इस खूनी संघर्ष के पीछे पुरानी रंजिश थी, जिसे लेकर दो गुट आमने सामने हो गए और इसके बाद दोनों गुट एक दूसरे पर टूट पड़े। जानलेवा हमला कर दिया, पथराव किया गया और फिर हवाई फायरिंग भी हुई। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कई लोग घायल भी हुए हैं। दीपक पुरी मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं भरतपुर से। दीपक, क्या मामला था ये पूरा, किस वजह से ये लोग आमने सामने हो गए और क्या कार्रवाई इस पूरे मामले पर की जा रही है? देखिए सुमित, ये पूरा मामला पुरानी रंजिश को लेकर के बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है, जमकर के पथराव हुआ है और हवाई फायरिंग की जो है सूचना भी मिल रही है। हवाई फायरिंग से जो है आसपास में दहशत का माहौल है। पहाड़ी थाना क्षेत्र का गांव है सोम का, वहां का ये मामला है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अब मौके पर पहुंची और हालातों पर जो है काबू पाया गया है। मामला ये बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश को लेकर के, आपसी रंजिश को लेकर के इनमें विवाद चल रहा है। पहले भी इनमें कई बार जो है झगड़ा हो चुका है। उस दौरान भी पुलिस ने समझाइश करके मामले को शांत कराया, लेकिन अभी पर वहां पर वो है तनाव की स्थिति बनी हुई है। पहाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जो है जानकारी ले रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फायरिंग और पथराव की घटना से जो आसपास में लोग हैं वो थोड़े से अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं और उन्होंने ही पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस बताया जा रहा है कि पुलिस भी काफी लेट वहां पर पहुंची थी और आसपास में वहां जो लोग थे उनमें फायरिंग की सूचना के बाद भगदड़ मच गई थी और वो लोग अपने आप को बचाने की कोशिश में दुबकते हुए नजर आए थे। जी सुमित, फायरिंग किसने की ये पता चल पाया दीपक, और क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में? देखिए सुमित, पुलिस वहां मौके पर पहुंची और थोड़ी सी देर में जो स्थिति है वो पूरी तरह साफ हो जाएगी कि किस तरफ से फायरिंग की गई थी और किस हथियार से जो है फायरिंग की गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष की तरफ से जो है फायरिंग की गई थी और दोनों लोग घायल भी हुए होंगे। हाँ, कुछ लोग घायल भी हुए, उनको जो है अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लेकिन शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं जैसलमेर में हर गांव हर ढाणी तक पानी पहुंचाने के लिए बने कंटीजेंसी प्लान की, जिसके तहत हर किसी को पीने के लिए मीठा पानी पहुंचाने की योजना है। पाकिस्तान और इस बीच बसा सरहदी जिला जैसलमेर, जहां पानी की कमी, भीषण गर्मी और अकालग्रस्त क्षेत्र हमेशा से ही एक समस्या रहे हैं। लेकिन जलदाय विभाग ने अब पेयजल की समस्या से निजात दिलवाने के लिए कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 15.5 करोड़ की लागत से 512 गाँव, 1916 ढाणियों को जोड़ा जाएगा। 41 हैंडपंप और 42
ट्यूबवेल जो है वो तैयार करवाए गए हैं। गर्मी में जैसलमेर के लोगों को पानी की किल्लत ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने एक कंटीजेंसी प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत 15 करोड़ 50 लाख की लागत से 512 गांवों और 1916 ढाणियों तक पीने का पानी पहुंचाया जा रहा है। 41 नलकूप एवं 42 हैंडपंपों की स्वीकृति भी प्राप्त की जा चुकी है, जिसकी लागत 9 करोड़ 51 लाख रुपए है। इसके साथ साथ गर्मी के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों और ढाणियों में पेयजल व्यवस्था टैंकरों द्वारा भी की जा रही है। जलदाय विभाग की ओर से हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाने के साथ साथ टैंकर से भी पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से इंसानों को तो राहत मिलेगी ही मिलेगी, पशुओं को भी इन गर्मियों में पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। पानी परिवहन के लिए 5 करोड़ 60 लाख और करीब 9 करोड़ 51 लाख के 41 ट्यूबवेल जो खुद रहे हैं, कई चालू भी हो गए। ऐसे 42 हैंडपंप है, उसकी भी स्वीकृति की है और कुछ पंप रिप्लेसमेंट के भी कलेक्टर को पावर दी थी, उसके अंदर ही 50 लाख की सैंक्शन होगी। जल ही जीवन है और जलदाय विभाग जैसलमेर के लोगों का जीवन बचाने के लिए कंटीजेंसी प्लान पर काम कर रहा है। अब इस भीषण गर्मी के बीच जैसलमेर को पेयजल पानी की समस्या न हो, इसलिए इस कंटीजेंसी प्लान को लागू किया जा रहा है और अब जैसलमेर वासियों को आस है कि जलदाय विभाग का ये कंटीजेंसी प्लान उन्हें इस वर्षों से चल रही समस्या से निजात दिलवाएगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। और अब बात करते हैं परिवहन विभाग के उस नवाचार की जिसमें युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के दौरान अंगदान के लिए प्रेरित किया जाता है। खास बात यह है कि इस नवाचार का असर भी हो रहा है और अब तक 3,40,000 युवाओं ने अंगदान के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अठारह साल की उम्र पूरी करते ही ज्यादातर युवा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे युवाओं के लिए ही परिवहन विभाग इन दिनों खास नवाचार पर काम कर रहा है। इस नवाचार के तहत डीएल के लिए आवेदन करने वाले युवाओं को अंगदान का महत्व बताया जाता है। परिवहन विभाग का कहना है कि उनकी तरफ से लगातार ऐसे नवाचार किए जाते रहते हैं। परिवहन विभाग निरंतर नवाचार कर रहा है और पिछले 1 साल में इसकी तादाद काफ़ी है। जैसे मैं शुरू करूं कि हमारी लगभग 80% सेवाएं जो है ऑनलाइन हो चुकी है। खास बात यह है कि परिवहन विभाग के इस नवाचार का फायदा भी हो रहा है और अब तक 3.5 लाख युवाओं ने अंगदान के लिए लिखित सहमति भी दे दी है। बड़ी एक मैं बात करूं तो लर्निंग लाइसेंस आदमी घर बैठे भी बना सकता है, तो ये एक बहुत बड़ी शुरुआत है। ऑर्गन डोनेशन में हम लोग जो है अब 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों की जो ऑर्गन डोनेशन के बारे में ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेंट से सहमति ले चुके हैं। जिस तरह से सड़क हादसों में लोगों की जान जा रही है, उससे बचने के लिए डीएल देते वक्त परिवहन विभाग के अधिकारी तमाम निर्देश तो देते ही हैं, उनसे अंगदान की सहमति भी ले लेते हैं ताकि जरूरत के वक्त उन लोगों की जान बचाई जा सके जिनकी जिंदगी किसी खास अंग के मिल जाने से बच सकती है। मोहम्मद आसिफ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। भरतपुर में आज पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को पीडब्ल्यूडी विभाग के संवेदकों ने नदबई विधायक को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इन संवेदकों का आरोप है कि विधायक संवेदकों का शोषण कर रहे हैं। ठेकेदारों ने आरोप लगाए हैं कि पहले विधायक को पैसा दे दिया जाता था, लेकिन अब लो कॉस्ट पर ठेका लेने के बाद विधायक को कहां से पैसा दें। इसके कारण विधायक ठेकेदारों की शिकायत कर रहे हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।